सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड के हम कुछ स्पेशल मेथड्स को डिस्कस कर रहे हैं और ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक क्विक रिकैप अपन कंसेप्चुअल रिकैप कर लेते हैं सो दैट आपको ना आगे इन फ्यूचर रिवीजन करने में काफी आसानी होगी। कंप्यूटेशन ऑफ फेयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, या तो ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स पे है या फिर अदर देन मार्केट टर्म्स पे है। सर नॉर्मल कोर्स पे है तो हम ये मान के चलते हैं कि फेयर वैल्यू और ट्रांजैक्शन प्राइस एक है और 5 स्टेप्स लगते हैं अपने को। पहला फेयर वैल्यू ऑफ द सॉरी कैश फ्लोज निकालना होता है। कैश फ्लोज में एक चीज नोटिस करनी ये रहेगी कि कैश फ्लोज जो है हर साल जब रीपेमेंट हो रहा है तो क्या सिर्फ इंटरेस्ट रीपे हो रहा है या इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल भी रीपे हो रहा है। अगर ऐसा होता है कि भाई प्रिंसिपल अलोंग विद द इंटरेस्ट रीपेमेंट हो रहा है तो हमें अलग से कैश फ्लो टेबल बनानी पड़ेगी स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, फेयर वैल्यू रहेगी। स्टेप नंबर 3 हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा। स्टेप नंबर 4 क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में दोस्तों हमारे साथ होगा कि लोन अमोर्टाइजेशन टेबल अपने को बनानी पड़ेगी जिससे हमारी अमोर्टाइज कॉस्ट और इंटरेस्ट एट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। स्टेप नंबर 5 जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी जिस कंपनी की बुक्स में पूछी गई हैं। हो सकता है वो फाइनेंशियल एसेट हो, लायबिलिटी हो, बट अगर अदर देन मार्केट टर्म्स है तो फिर वहां पे हमें पहला पॉइंट ये देखना था, दैट इज प्री वेदर देयर इज एनी प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन बोरोवर और लेंडर। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए अपने ने क्या देखा कि पहली रिलेशनशिप क्या हो सकती है। सर पहली रिलेशनशिप ऐसी हो सकती है कि भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप हो सकती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होगी तो यहां पर ऐसा होगा कि भाई कंपनी क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय को कम मार्केट से कम रेट पर इंटरेस्ट ले रही है लोन देने के बाद। ठीक है, मान लीजिए मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और आपने अपने एम्प्लॉय को 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे दिया। जैसे अपन ने ये क्वेश्चन भी किया था, क्वेश्चन में क्या था कि 5% पे अपन ने लोन दे दिया है अपने एम्प्लॉय को बट मार्केट रेट 10% है, याद रहेगा। इसके अलावा फिर हमने क्या देखा कि भाई क्या होगा, सिंपल हम स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करते थे कैश फ्लोस, कोई दिक्कत नहीं। स्टेप नंबर 2 में फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल असेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालते हैं। तो जो फाइनेंशियल असेट बनाएंगे या फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालेंगे, फेयर वैल्यू हमेशा मार्केट रेट पर निकलेगी। मार्केट रेट इज नथिंग बट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और जो भी डिफरेंस आएगा ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में, उन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी prepaid employee benefit expense and it will be written off over the period of loan। जितना भी पीरियड ऑफ लोन है उतने पीरियड ऑफ लोन पे इसको रीपे करते जाएंगे अपन हर साल। इस केस में सबसे खासी बात ये होती है कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अपने को क्वेश्चन में गिवन होगा। उसके बाद हम एलएटी बना लेंगे और लास्ट में एंट्रीज पास कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देन अपना एक और सेकंड चीज अपन ने सीखी, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला पॉइंट। सर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले पॉइंट में क्या होगा कि हमने सिक्योरिटी डिपॉजिट करी और बदले में हमें लास्ट में रीपेमेंट, जब भी हमने विड्रॉ किया तो हमें लास्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल गया। बट अगर सेम अमाउंट हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें मार्केट से कुछ इंटरेस्ट मिल जाता। सो इस केस में भी ये क्या हो जाएगा, प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन अरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ पे भी सेम स्टेप्स आ जाएंगे, बस फर्क इतना हो जाएगा कि जब ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू है उनका जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम प्रीपेड लीज रेंट बोलेंगे और ये भी ओवर द पीरियड ऑफ लोन में डिस्बर्स हो जाएगा। डिस्बर्स हो जाएगा मतलब राइट ऑफ हो जाएगा, याद रहेगा। ओके, देन आता है थर्ड रिलेशनशिप दैट इज पेरेंट एंड सब्सिडरी। पेरेंट एंड सब्सिडरी के लिए अपन क्या करते हैं कि भाई साहब पेरेंट एंड सब्सिडरी के लिए हमें ये देखना होता है कि लोन की पहली बात तो किसने किसको दिया है, किसने किसको दिया है, मतलब वेदर एक सेकेंड ना मैं यहां पे लिख के बता देता हूं कॉन्सेप्ट। तो पहली बात, वेदर लोन पेरेंट ने दिया है किसको, सब्सिडरी को, लोन गिवन, तो पेरेंट के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल असेट हो जाएगा और सब्सिडरी के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, सब्सिडरी के लिए क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसकी बुक्स में आ जाएगा फाइनेंशियल असेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और ये तब आएगा साथ ही साथ यहां पर इस केस में ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू बराबर नहीं होगी तो यहां पर एक पॉइंट और आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी।
जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, एंड ये राइट ऑफ नहीं होगा, ये राइट ऑफ नहीं होगा. सो फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. ऑन दी अदर हैंड सेम एंट्री इनकी बुक्स में आएगी, तो यहां पे क्या आएगा, फाइनेंशियल लायबिलिटी इनकी केस में सब्सिडरी की बुक्स में आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी टू, यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन. याद रहेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन. अगेन ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये राइट ऑफ नहीं होंगी, ये राइट ऑफ नहीं होंगी, याद रहेगा. और इसका वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब ऐसा भी तो केस हो सकता है कि सर सब्सिडरी ने लोन दिया है किसको, पेरेंट को, कहना इसे सब्सिडरी के लिए हो जाएगा फाइनेंशियल एसेट और पेरेंट के लिए हो जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी. एंट्री आएगी फाइनेंशियल एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. अभी तक ऐसा क्वेश्चन अपन ने देखा तो नहीं, बट अगर ऐसा होता है तो क्या करना है सर, फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक. अगर ऐसा है तो फिर ये जो बैलेंसिंग फिगर है ना, ये मालूम क्या होगा, ये होगा बेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. हमने 103 पढ़ा हुआ है. डेबिट. और सेम इसकी बुक्स में क्या आ जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी एंड टू व्हाट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय पेरेंट. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय द पेरेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? सो ये सारे केसेस में अगेन ये जो फिगर है ना दोस्तों, ये भी राइट ऑफ नहीं होगा. won't be write off over loan period. ये बात समझ में आती कि नहीं, बोलो. क्विक रिकैप हो गया. अच्छा सर इसका क्वेश्चन तो अपन ने देखा ही नहीं. बेटा इसका क्वेश्चन है ही नहीं अभी. अगर ये होता तो मैं करा देता आपको मैंने सारी वैरायटी करा दी. आई होप ये रिवीजन आपको काम में आएगा. ओके